Friends, welcome to our channel Uniting Earth. My name is Biba Bhatia and today I am going to discuss on the topic Jallianwala Bagh massacre. This is a very tragic event and a disaster day that happened in our history, the history of our nation. Let us go back into the 19th century to understand about this. 1990s में हुआ ये था, ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पकड़ पूरे विश्व में बनाना चाह रहा था, जिसके चलते दे वर नटोरियस इन फेमसली नोन फॉर देयर लूट, प्लंडर, अट्रॉसिटीज एंड मैसेकर्स. मैसेकर मतलब आम जनता, पब्लिक मासेस पे खुलेआम फायर खोल देना और कोल्ड ब्लडेड मर्डर करना. तब इनका हमारे देश में ब्रिटिश राज चल रहा था. यस, हमारी नेशन की फ्रीडम वॉज एट स्टेक एंड इन लोग अपने हर इलीगल एक्ट को पूरा करने के लिए एक ब्रिटिश लॉ पास कर देते थे, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, दे पास द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसके चलते द फ्रीडम ऑफ द प्रेस टू एक्सप्रेस इट्स न्यूज़ अपडेट्स वॉज सप्रेस्ड. सेकेंड, इन्होंने एक्ट लगाया द लैंड एक्विजिशन एक्ट. लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत ये ज़मीनें छीन लेते थे आम जनता की एंड यूज्ड इट फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स, गेन्स एंड लेजर. अब आप एक सिंपल बात सोचिए, यदि आप पढ़ रहे हों और कोई आपके सामने से आपकी किताब छीन के ले जाए, तो आप पहले तो उनसे पूछेंगे, वजह लेने की मांगेंगे. यदि ना होए तो वो आपकी किताब है, आप उसको वापस छीनने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा तो आएगा. कुछ ऐसे ही हमारे देश में चल रहा था, जहाँ आपको आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ जाहिर बयां करने की आपको परमिशन नहीं है. उस देश में कितना तहलका मच रहा होगा. देयर वॉज एंगर, बिटरनेस, रिजेंटमेंट थ्रू आउट इंडिया. And all the national leaders and the political leaders were fighting for their freedom, but in peaceful protests. Demonstrate कर रहे थे, but peaceful protests कर रहे थे. अब एक इसके चलते देखकर ब्रिटिशर्स ने एक और लॉ पास कर दिया. अब वो लॉ था द रॉलेट एक्ट. आप जानते ही होंगे, ये सबसे वाहियात और बेबुनियाद एक्ट पास किया, जिसके चलते they could arrest any person at any given place at any time randomly and put him behind bars. जेल में डाल दिया किसी भी बंदे को देखा कहीं पे एक बेबुनियाद शक के दायरे में कि ये हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट करेगा. और they weren't even given justice or a trial. ट्रायल का मौका भी नहीं दिया जाता था. इस एक्ट के बनते ही मानिए पूरा देश उत्तेजित हो गया, आक्रोश में आ गया. हर तरफ गुस्सा, हर तरफ तबाही देखने को मिल रही थी. अरे अपने देश में ही भाई, अगर हम अपने हिसाब से चल ना सके, फिर ना सके, कुछ कर ना सकें, तो किसको बुरा नहीं लगेगा. तो इस वजह से पूरे देश में मानिए एक प्रोटेस्ट चल रहा था. लेकिन ये खास तौर से देखा जाए तो पंजाब के एरियाज़ और रीजन में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था, बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश था. और क्यों ना हो, उनके एमिनेंट प्रोमिनेंट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के या तो गायब कर दिया जाता था या जेल के पीछे डाल दिया जाता था. ऐसे ही कुछ हादसा हुआ अप्रैल मई के महीने में, जब वहाँ पे गर्मियाँ पड़ती हैं. इट इज़ वेरी हॉट, समर्स आर सेलिब्रेटेड. और इनका एक फेस्टिवल होता है हिंदूज़ का, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बैसाखी, जो कि बहुत उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है. तो कुछ ऐसा ही 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हुआ. ये हुआ ऐसे कि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा थ्रेट लगने लग गया. इनको बहुत ज़्यादा फिक्र होने लग गई तो कि यहाँ पे फ्रीडम का स्ट्रगल इनका सक्सेसफुल ना हो जाए लोगों का. तो इन्होंने एक मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया. अब समझे, मार्शल लॉ ये होता है कि एक जगह पे पब्लिक गैदरिंग
is happening only with a certain amount of people. एक जगह इतने लोगों से ज़्यादा बंदे एकत्रित नहीं हो सकते, चाहे कुछ खुशी मनाने के लिए हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो। अब ये तो कोई बात हुई नहीं। तो द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वॉज टू कर्ब द ग्रोइंग नेशनल अपसर्ज इन द कंट्री। अब समर्स में क्या होता है, ये ब्रिटिशर्स तो पहाड़ों में चले जाते हैं, तो इन्हें और खतरा लगने लग गया कि अब इनकी इंडियंस की मनमर्जी होएगी और कहीं रिवोल्ट ना हो जाए, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो इन्होंने यहाँ पे दो पात्र मेंशन करना ज़रूरी है। एक तो उस वक्त पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल डॉयर, स्पेल्ड एज DWYER, इंडियन होते हुए भी वो ब्रिटिश को सर्व करते थे, उनके ऑर्डर्स पे चलते थे और उनको के कान भरते थे, इंस्टिगेट करते थे अगेंस्ट इंडियंस। और उस वक्त जो ब्रिटिश कमांडर जनरल थे आर्मी के, रेजिनाल्ड डायर, ये DYER वाले हैं, इनको मिलिट्री को संभालने का जिम्मा दिया गया था। इनके तो कान भर दिए गए और इनको तो हीरो बनने का बहुत शौक था। तो हुआ ये 13 अप्रैल, अनफॉर्चुनेट डेट, द अनलकी नंबर 13, उस दिन शाम को सब अपने घर लौटते समय काम करके दिन भर की थकान मिट के बाद जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे बैसाखी का फेस्टिवल। देयर वॉज फन, म्यूजिक, गुड फूड, एंजॉयमेंट, अ टाइम टू सेलिब्रेट इवन इन द डार्कनेस ऑफ लूजिंग देयर इंडिपेंडेंस। इकट्ठा हुए थे। जनरल रेजिनाल्ड डायर जो थे, ये पहुंच के पहले तो अपने 50 आर्मी के ट्रूप्स को लेके, अच्छा इससे पहले इन्होंने एरोप्लेन से पहले मुआयना किया बाग के ऊपर उड़कर कि कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। कहा जाता है कि उस वक्त 6000 लोग इकट्ठे हुए थे, पर जब तक डायर ने अपना एक गलत मंसूबा बना लिया था, तब तक 10,000 से 20,000 का आंकड़ा भी क्रॉस हो सकता है। तो डायर अपने सारे आर्मी के ट्रूप्स को लेके जो बाग का एकदम सोल एंट्रेंस और एग्जिट था, नैरो सा था, वहाँ पे ब्लॉकेज कर दी और अपने सोल्जर्स को फायर करके खोल दो बंदूकों की गोलियां ऑर्डर दिया। सोल्जर्स, बात यहाँ नोट करने की ये है, सोल्जर्स ने पहले हवा में गोली चढ़ाई, जिसके ऊपर डायर ने उनको चिल्लाया, व्हाट हैव आई ब्रॉट यू हियर फॉर, हवा में क्यों गोलियां चला रहे हो, फायर लो, फायर लो। उनका मकसद ही ये था, मंसूबा ही ये था कि सारी जनता को डिस्पर्स नहीं करना, ख़त्म करना है। ना कोई वार्निंग दी गई, ना कोई चेतावनी दी गई, ना कोई अनाउंसमेंट की गई, और ऐसा भी नहीं था कि वहाँ कोई प्रोटेस्ट चल रहा था या कोई रिवोल्ट चल रहा था। सेलिब्रेशन हो रही थी, एक गैदरिंग थी हार्मलेस इनोसेंट पीपल की, जैसे आप और मैं हैं, जनता की। कहा जाता है 1650 बुलेट्स फायर की गई, 10 मिनट तक ये चली, जब तक आर्म्स एंड एम्यूनिशन इनके ख़त्म नहीं हो गए। उस बीच में सारी जगह खून ही खून, लथपथ, सब लोग मरे पड़े हुए, लाशों का ढेर लग गया। कई लोगों ने जान बचाने के लिए बाग के बीच में जो कुआं है वहाँ छलांग मारी, लेकिन बुलेट से बच नहीं पाए। इवन द अनआर्म्ड innocent people who lay down on the ground, they were also shot and killed very brutally. उस मैसेकर के बाद डायर को बुचर ऑफ अमृतसर बुलाया जाने लग गया। आज तक हमने उस जख्म से उभर नहीं पाए हैं। इंडो ब्रिटेन के बीच में आज भी रिलेशनशिप्स आर स्ट्रेन्ड। सोचिए, इस इतने दर्दनाक हादसे के बाद अभी भी यदि वहाँ पे जाया जाए तो बंदूकें जहाँ जहाँ लगाई गई थी उसके निशान आपको दिखेंगे मोटी मोटी दीवारों और कुएं के अंदर। ये हादसा जब हो गया तो कुछ मैं और भी आपको बताना चाहूँगी अबाउट डायर।
इसकी हिम्मत देखो, इसने सोचा इसको इस अपने कारनामे के लिए एक हीरो की पद्धति दी जाएगी और इनफैक्ट प्रमोशन मिलेगी। और दूसरे दिन मॉर्निंग पोस्ट में इसका आर्टिकल निकला, द हीरो ऑफ द नेशन, ही डिड हिज ड्यूटी। बात धीरे धीरे फैलने लगी ब्रिटिश हाई कमांड तक और खुद को बचाने के लिए डायर ने सफाई दी कि मैंने केवल 379, 200 से 300 लोग मरे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 379 का फिगर कोट किया। बट जब असलियत पता चली तो मोर देन 1000 पीपल, innocent people, were killed in this bloodbath, and this cold-blooded murder led to many more thousands getting wounded. और एक अचरज की बात है, जब उससे पूछा गया कि ये सब तुमने क्यों किया है, क्या वजह है, तो उसने 3 चीज़ें बोली। उसने साफ साफ अपने ऊपर ब्लेम ना लेने के लिए उसने बोला ये ऑर्डर्स मेरे सुपीरियर्स ने दिए गए थे, बोथ सिविल एंड मिलिट्री आर्मी। दूसरी चीज़ उसने ये बोली, बिकॉज इंडिया कैनॉट बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट नीड्स टू बी रूल्ड अपॉन, दिस नेशन नीड्स टू बी रूल्ड अपॉन। और थर्ड उसने बड़े साफ साफ शब्दों में बोला, बिना किसी रिग्रेट के या अफसोस के, आई वॉन्टेड टू पनिश देम फॉर गुड, डिलिबरेटली पनिश देम। भाई ऐसी भी कोई पनिशमेंट होती है कि खून से आप लथपथ करके किसी की जान ले ले? तो ऐसा हुआ। ऑल्सो दिस लेड टू अ वेरी सैड इंसिडेंट। मैं 14 अप्रैल की बात करती हूँ, ये तो 13 अप्रैल को जो हुआ 14 तारीख को उसने पब्लिकली अनाउंसमेंट्स की कि मैं तो बहुत मिलिट्री मैन हूँ, आई लुक ओनली स्ट्रेट, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ना लेफ्ट ना राइट देखता हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए, वॉर या पीस, जंग या शांति? अगर तो वॉर चाहिए, जंग चाहिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़े अच्छे से तैयार है, मजबूती से वेल इक्विप्ड है, एंड इट कैन फाइट एंड सप्रेस द इंडियंस। और अगर आपको अमन चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो घर के से बाहर निकलो और अपनी दुकानें खोलो और नॉर्मली काम करो जैसे कि उसके प्रीवियस डे कुछ हुआ ही ना हो। और यदि ऐसे नहीं किया अपने आप से तो गोली रख के सर पे खुलवाऊंगा। इमेजिन हिज ऑडेसिटी एंड हिज क्रूअल्टी। और भी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। डायर जो था, रेजिनाल्ड डायर, इसके बाद ब्रिटिश ने उसको कंडेम कर दिया। ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज एंड सेंट बैक टू इंग्लैंड। उसे वापस भेज दिया गया जहाँ ही स्टार्टेड लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ इन आइसोलेशन। कहा जाता है इवन अभी उसके पास ही लेफ्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी बिहाइंड। बट हाउ डिड ही डाई? मरते दम तक उसको इस बात का कभी अफसोस नहीं था। ना फैमिली थी, ना फ्रेंड्स थे। इसको खूब सारे स्ट्रोक्स होने लग गए एंड फाइनली आर्टिकुलोसिस हुआ विच लेड टू ऑल्सो पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या हुआ, उसकी स्पीच इम्पेयर्ड हो गई, उसकी मूवमेंट इम्पेयर हो गई एंड फाइनली दिस लेड टू हिज डेथ। अब दूसरे डॉयर जो थे, माइकल ओ डॉयर, DWYER, उनका कहा जाता है कि ही at the age of 75 he went to London for a meeting and there he was shot dead. Point blank range पे he was shot dead. इसकी तारीख थी 13th March 1940। और वो भी क्यों, किससे? एक नौजवान, जोशीले नौजवान उधम सिंह, जिसकी उम्र केवल 21 साल थी, 21 years of age, peak of your youth। इसने मार दिया। और इससे जब पूछा गया तो इसने बोला, मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे सज़ा का खौफ नहीं है, और मैंने अपने दिल में एक रंजिश पाली हुई थी 21 साल से और अपनी ज़िंदगी का यही मकसद बनाया था कि मैं उस आदमी को मारूं जो कि इस सब who was the real culprit, इन चीज़ों के पीछे जिसने आग लगाई थी उसको करूं, घर का भेदी लंका ढाए, उस आदमी का खात्मा करूं जिसने मेरी नेशन की फ्रीडम,
सब कुछ क्रश कर दी थी स्पिरिट, जोश मार दिया था, कुचल दिया था इंडिया का जोश। और इसके चलते कहता है मुझे फांसी लगने पे भी कोई अफसोस नहीं होगा, मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा हो गया। टू कंक्लूड आई वुड से दैट हम सबको, इंडियन नागरिक को अपनी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम फाइटर्स and people who laid down their lives for this independent India. We should be thankful and grateful to them and morally, responsibly act like an Indian citizen. Thank you. Jai Hind and happy Vaisakhi.